हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए थे और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे इसी पेपर का और आगे बढ़ेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा गया और प्रोबेबिलिटी में से आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे एक थियरी भी पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ पर आपको पूछी गई है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक इंडिपेंडेंट इवेंट पूछा गया। अब देखो, मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है आपको पता है। जैसे प्रोबेबिलिटी आप जब फाइंड करते हो ना, तो m अपन n करते हो, ठीक है। तो m अपन n करते हो तो वहीं पे आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है उसमें लिखा है इफ एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन एन एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और लाइकली वे, ओके, इक्वली लाइकली वे, यानी सभी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम अभी इक्वली मान रहे। एंड इफ एम ऑफ देम आर फेवरेबली टू हैपन ऑफ एन इवेंट ए, ओके, जैसे कोई एक इवेंट हो रहा है फेवरेबली, वो ए हो रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ m और n, ठीक है। m and n मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो एक रेशियो है m और n के बीच का, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट a इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। जैसे आप सबको पता है कि p ऑफ a तरीके से प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यानी p ऑफ a, p ऑफ b, ऐसे हम बताते हैं। मतलब ये एक डेफिनेशन है जो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं बार बार, इसको याद कर लो, यही टर्म में लिखना है आपको। और यहाँ पर देखो लिखा भी है m अपन n, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट देखो स्टूडेंट क्या होता है, क्या तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी एक इवेंट के लिए एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करती। एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करती। इंडिपेंडेंट इवेंट में देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि अगर आप एक सिक्का उछालते हो, ठीक है, अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो फर्स्ट टाइम उस पर हेड आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम उस पर क्या आ गया, हेड आ गया। तो क्या उस सिक्के को आप दूसरी बार उछालोगे तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट टाइम हेड आया तो दूसरी बार भी वो हेड ही आएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम हेड तो दूसरी बार टेल भी तो आ सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट टाइम हेड आया तो दूसरी बार की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब आपके पास जो कॉइन होते हैं उसमें हेड टेल इंडिपेंडेंट है, हेड आ गया टेल नहीं आएगा, ठीक है। और पहली बार अगर आप सिक्का उछाल रहे हो तो मतलब कि फर्स्ट टाइम का जो प्रोबेबिलिटी हेड का आया वो प्रोबेबिलिटी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, टेल को इफेक्ट नहीं करेगा। बोथ द केस द अकरेंस ऑफ द बोथ इवेंट इज इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके। 52 कार्ड में से हम 2 कार्ड सिलेक्ट करने वाले। देखो हमेशा प्रोबेबिलिटी में जब भी आपको बोले कि 2 कार्ड आर सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स तो आप सबसे पहले टोटल इवेंट बना लो। टोटल इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड, 2 कार्ड सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो n बराबर 52c2, यानी 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने, मतलब 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो गया, ओके। तो 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 मतलब, यानी टोटल इवेंट इतने बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ 1 किंग एंड 1 क्वीन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इवेंट ए लिखना है, 1 कार्ड इज किंग and
वन कार्ड इज क्वीन, मतलब एक कार्ड किंग होनी चाहिए और एक कार्ड जो है वो क्वीन होनी चाहिए। अब देखो आपको कार्ड के अंदर इतना तो पता है कि किंग कितने होते हैं, 4 किंग, ओके। उसमें से एक कार्ड किंग का आना चाहिए, तो मतलब 4c1 हो गया, और एंड का मतलब हो जाता है इनटू, ओके। अब क्वीन कितनी होती है, तो वो भी तो 4 होती है, मतलब 4 में से एक क्वीन लेनी, तो 4 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 16। आपका प्रोबेबिलिटी P ऑफ A हो जाने वाला है m/n 16 डिवाइड बाई, आपके पास n कितना आया था, तो 1326, तो मतलब 1326 से डिवाइड कर दो, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको और भी डिवाइड करके आंसर ला सकते हो, ओके। लेकिन ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर, ओके। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 8 डिवाइड बाई 663 आ सकता है, ओके। 8 डिवाइड बाई 663 आ जाएगा, चेक कर लो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो है वो स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया है, इंडिविजुअली बाय कैनी एंड मैनी, यानी एक एग्जाम्पल है, वो दो लोग हैं, जैसे एक कैनी है दूसरा मैनी है, उसको सॉल्व करने के लिए दिया है, और उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपको दे के रखी है, देखो 1/4 और 1/5, यानी यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एग्जाम्पल बाय कैनी, और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एग्जाम्पल बाय मैनी, ओके। तो यहां पर P ऑफ A हो गया और ये अपना हो गया P ऑफ B। अब देखो कैनी और मैनी दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास दे रखी है 1/4 और 1/5। अब देखो यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट ये करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन। अब देखो एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द एग्जाम्पल, या तो कैनी सॉल्व कर सकती है या तो मैनी सॉल्व करेगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक सॉल्व करके आए, हमें तो मतलब है एग्जाम्पल सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो कैनी और मैनी दोनों सॉल्व करे, या सिर्फ कैनी सॉल्व करे, या सिर्फ मैनी सॉल्व करे। मतलब यहां पर जब भी आप एटलीस्ट वर्ड पढ़ोगे ना क्वेश्चन में, जब भी एटलीस्ट वन, ध्यान रखना एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन वर्ड जब पढ़ते हो तो यहां पर आपको क्या निकालना होता है, देखना, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कैन सॉल्व द एग्जाम्पल, ओके। दोनों में से कोई भी एक जन सॉल्व कर सके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब यहां पर P A यूनियन B निकालना। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो जाता है, A यूनियन B, एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो जाता है, A यूनियन B फाइंड करना। मतलब देखो आपको P ऑफ A दे रखा प्लस P ऑफ B दे रखा और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, देखो समझो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कैनी सॉल्व करे और मैनी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि कैनी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे और मैनी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे, तो कैनी को क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और मैनी का ना हो, ठीक है, या तो मैनी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या कैनी का ना हो, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से यहां पर A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं हम, कैसे, तो मल्टीप्लाई करके A इंटू B, ठीक है।
तो ए का प्रोबेबिलिटी कैसे है 1/4, बी का प्रोबेबिलिटी कैसे है 1/5, मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 1/20। दोनों भी तो सॉल्व कर सकते हैं साथ में, ठीक है, दोनों भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैनी सॉल्व करके लेके आई और उसका भी करेक्ट हो गया, और मैनी सॉल्व करके लेके आई उसका भी करेक्ट हो गया, यानी दोनों का चांसेस है सॉल्व करने का। अब यहां पर ए की वैल्यू 1/4 थी, यहां पर बी की वैल्यू 1/5 थी, और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास 1/20 था। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, ओके। अब 20 एलसीएम हो गया, मतलब 4 × 5 20 होता है, 5 × 4 20 होता है, 20 × 1 20 होता है। सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया 20 20 20, मतलब आप न्यूमरेटर को भी मल्टीपल कर लो, 5 × 1 मतलब 5, 5 × 1 मतलब 5 आ गया, +4 -1। अब 5 + 4 -1 कितना हो जाएगा 5 + 4 -1, ओके, तो 8/20 हो गया। अब 8/20 को आप कट भी कर सकते हो, ठीक है, 5 4 ज़ा ओके 20 और 4 2 ज़ा 8 मतलब 2, तो ये 4 4 से कट होके आपका आंसर 2/5 रह जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, सबकी एक इक्वल वैल्यू दे रखी है। देखो ए, फिर बी, फिर यहाँ पर आपको पी ऑफ, अब देखो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ज़रा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, पेपर में भी ऐसे ही पूछ लिया था तो समझ जाना वो ए इंटरसेक्शन बी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पी ऑफ ए × 2 था, पी ऑफ बी × 3 था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी × 5 है, और इसको इक्वल टू करके 1/2 दे रखा। अब देखो हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू को कंपेयर करना है 1/2 से, सबकी वैल्यू को, जैसे इसको भी हमें कंपेयर करना है 1/2 से, इसको भी हमें कंपेयर करना है 1/2 से, और इसको भी हमें कंपेयर करना है 1/2 से, यानी सबके वैल्यू इक्वल टू 1/2 ले लेंगे। जैसे 2 पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, 3 पी ऑफ बी इक्वल टू 1/2, और 5 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू 1/ क्या हो जाएगा, देखो 2, अगर ये 2 जो है वो सामने मल्टीपल हो जाएगा डिवाइड में, मतलब 2 × 2, आंसर आपका हो गया 4, 1/4। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो P ऑफ B 1/ ये 3 जो है वो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 3 × 2, मतलब आपका आंसर 1/6 हो गया P ऑफ B का। यहाँ पर आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 1/2, और ये जो 5 है वो यहाँ पे 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 5 2 ज़ा 10, ओके, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/10। अब आपको देखो जो फाइंड करना है वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सबकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली आपको अलग अलग मिल गई। अब आप क्या करोगे, देखो A यूनियन B निकालना है, तो आप A यूनियन B की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, A यूनियन B, ठीक है। देखो A यूनियन B पे तो आपको बार बार क्वेश्चन पूछते ही है, तो यहाँ पर देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ गए A यूनियन B के, ये आपकी फॉर्मूला थी A। इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला में आंसर पुट कर दो 1/4 + 1/6 - 1/10। अब क्या करो, सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आने वाला है 60 आएगा, ठीक है, एलसीएम सबका 60 हो गया। अब सबका एलसीएम 60 हो गया तो सबका डिनोमिनेटर भी 60 के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, तो 15 4 ज़ा क्या हो जाएगा 60, 10 × 6 15 होता है, और 6 × 10 15 होता है,
मतलब सबका डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया। अब 15 को आप न्यूमरेटर से मल्टीपल कर लो, मतलब 15 इंटू 1 15 प्लस 10 इंटू 1 10 और माइनस 6 इंटू 1 6, मतलब 15 प्लस 10 माइनस 6, मतलब आ जाएगा आपका आंसर 19 और 19 डिवाइड बाय 60 कंप्लीट। उसके बाद आपके पास सेकेंड में फाइंड आउट क्या करना है, a स्लैश b, ठीक है। मतलब आपको यहां पर p ऑफ b स्लैश a, सॉरी b स्लैश है, ओके, b स्लैश a फाइंड करना। तो b स्लैश a फाइंड करना है। देखो अभी इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो आप यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन लिखोगे और फिर यहाँ पर a होता है, ठीक है। ये जो आप लास्ट में जो होता है वो डिवाइड में जाता है, ठीक है, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय a, ठीक है। ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहता है। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या थी, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू थी 1/10, ओके, 1/10 थी इंटरसेक्शन की वैल्यू, ये रही, और a की वैल्यू थी 1/4, ओके। तो डिवाइड करेंगे 1/10 को 1/4। अब 1/10 को अगर आप 1/4 से डिवाइड करोगे, उससे जगह आप उसको मल्टीपल कर लो तो 4/1 हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप ऊपर मल्टीपल करते हो तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। और फिर आप इसको कैंसिल कर दो तो 2/5 हो सकता है, आंसर आपका आ गया 2/5, ओके, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके ऑप्शन में पूछा था, ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके ऑप्शन में आया था। और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये जो इवेंट है वो आपको बार बार एग्जाम में पूछते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो जाता है, दो ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी एक साथ होते ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तो कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो मतलब हेड और टेल कभी भी साथ में नहीं आता, ठीक है। तो देखो यहां पर भी वही लिखा है, टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर सेम टाइम, ठीक है। कभी भी आप एक सिक्का उछालो, सुनना मेरी बात को, एक सिक्का उछालो तो कभी भी हेड टेल एक साथ नहीं आता, ठीक है। तो उसमें कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता, ठीक है, उसमें कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरसेक्शन उसका जीरो होता है। इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसको एंड लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी दो इवेंट साथ में आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थोड़ा याद रख लेना। और एक दूसरी डेफिनेशन पूछी है आपको सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे एक कॉइन उछालते हो तो आपको सैंपल क्या क्या मिलता है, तो एक तो हेड मिल सकता है, तो टेल मिल सकता है, ओके। एक डाइस उछालते हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 मिलता है, तो वो आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, वो आपके सैंपल स्पेस हो गया। यानी जितने भी आपके पास पॉसिबल रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी कलेक्शन होते हैं, वो सब आपके सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी वही लिखा है, अ सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, ओके। जितनी भी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो सभी अपने लिए क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल के लिए सैंपल स्पेस अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कॉइन अगर आप फ्लिप करते हो तो यहाँ पर हेड और टेल आ सकता है, ठीक है, वो आपके सैंपल स्पेस हो गए। अगर आप डाइस को अगर थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। अगर एक डाइस को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर दो डाइस को थ्रो करते हो तो आपको पता है उसके आउटकम कितने आते हैं, 36, ठीक है। तो वो हमारे 36 जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस हो जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन। अब देखो सर्टेन नंबर ऑफ मैन यानी कितने मैन है वो आपको नहीं पता क्वेश्चन के अंदर, ओके। सर्टेन नंबर ऑफ मैन
अब मैन कितने हैं वो नहीं पता, लेकिन वुमेन पता है। देखो 7 वुमेन, यानी मैन आपको पता नहीं है तो x ले लो, और वुमेन जो है वो आप 7 ले लो। ओके, मतलब 7 और x, और टोटल करने पर 7 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, या तो x प्लस 7 जो भी है, 7 प्लस x या x प्लस 7 चलेगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो देखो यहां पर बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 वुमेन। अगर 2 वुमेन को सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 7/15, ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ओके, ये आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? सिलेक्टिंग 2 वुमेन की। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ मेला नहीं होगा, ठीक है, यहां पर मेल होगी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल। ओके, या तो आप एक काम करो, यहां पर मैन है तो मैन लिख दो, मैन, मैन सही रहेगा, मैन। ठीक है, नंबर ऑफ मैन कितने होंगे, यानी आपको एक्स की वैल्यू पता लगाने के कितने आदमी होंगे यहां पर। ठीक है, कितने आदमी होंगे यहां पर कि आपके पास 2 वुमेन की प्रोबेबिलिटी 7/15 है। तो देखो फटाफट से हम इसको कैलकुलेट करते। देखो सबसे पहले यहां पर हम पॉसिबल इवेंट बना देते हैं 2 वुमेन के। ओके, तो यहां पर सिलेक्टिंग 2 वुमेन आउट ऑफ 7 वुमेन। ओके, सिलेक्टिंग 2 वुमेन आउट ऑफ 7 वुमेन। 7 वुमेन में से अगर हमें 2 वुमेन को सिलेक्ट करनी है तो उसकी क्या आंसर आने वाली, तो 7C2 आंसर आएगा उसका। और 7C2 का मतलब हो जाएगा 7 × 6 और 2 × 1, मतलब यहां पर आपका आंसर होगा 21। अब आपको यहां पर टोटल इवेंट निकालने। टोटल इवेंट का मतलब होता है n, और n हमेशा टोटल में से बनता है। टोटल कितना है आपके पास? 7 प्लस x और C2, 7 प्लस x और C2। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल क्या दे रखा है, तो 7 प्लस x दे रखा है। अब 7 प्लस x C2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 7 प्लस x C2 का मतलब होता है, पहले तो वो लिख दो 7 प्लस x। अब फिर क्या करो, 7 में से एक कम कर दो। 7 में से एक कम कर दोगे तो क्या होगा, 6 प्लस x हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 × 1, मतलब 7 प्लस x और 6 प्लस x आपका आंसर हो गया 2 × 1, मतलब 2। ये आपका n हो गया, ये आपका क्या हो गया, n। ठीक है, अब आपको निकालना है यहां पर कि आपके पास वुमेन कितनी थी वो है, मैन कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते थे, याद हो तो आपने P ऑफ A करके लिखते थे, फिर आप लिखते थे m/n। ठीक है, हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी स्टार्टिंग में देखी। तो यहां पर आपको m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, P ऑफ A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी थी, तो देखो 7/15 दे रखी थी प्रोबेबिलिटी, मतलब मैं यहां पर 7/15 लिख सकता हूं, 7/15। अब m की वैल्यू क्या थी, तो सर m की वैल्यू थी 21, और ये वैल्यू थी आपके पास 7 प्लस x 6 प्लस x डिवाइड बाई 2, मतलब मैं यहां पर 21 लिख दूं, और यहां पर 7 प्लस x और 6 प्लस x डिवाइड बाई 2 लिख दूं। ओके, उसके बाद यहां पर 7/15 करूं, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है ना, वो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 7 प्लस x और यहां पर 6 प्लस x। ओके, अब यहां पर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ यहां पर ले लो और ये यहां पर ले लो। ठीक है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो यहां पर 7 प्लस
एक्स और 6+x जो है उसको इक्वल टू करके 42 इंटू 15 डिवाइड बाई 7 कर लो। ठीक है, 15 जो है वो यहाँ पे 42 के साथ मल्टीपल कर लो और यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर मल्टीपल कर लो, 7 को उसको डिवाइड में ले। ठीक है, एक्सचेंज कर दो वैल्यू। मतलब यहाँ पर आपके पास 7+x और 6+x, तो वैल्यू क्या आने वाली है देखो, 42 इंटू 15 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आंसर होगा 90। ओके, अब देखो 7+x और 6+x, अब 90 के दो ऐसे डिवाइड करो, 90 को दो ऐसे पार्टों में डिवाइड करो जो दोनों वैल्यू एक दूसरे के पास पास में हो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि लाइक 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 90 होते हैं और वो दोनों पास पास में भी है। ठीक है, बाजू बाजू में, जिसको हम बोलते हैं 10 और न्यूमेरिकल वैल्यूज 9 और 10। तो पहले हमेशा बड़ी वैल्यू रखना फिर छोटी वैल्यू रखना। ओके, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है ना आपके पास, उसको ये 10 के साथ कंपेयर करो, 7+x इक्वल टू 10। ठीक है, मतलब आपके पास x इक्वल टू क्या हो सकता है, 10 - 7, और यहां पर आंसर आ जाएगा 3। ओके, अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सर दूसरा को क्यों नहीं कंपेयर किया, तो चलो दूसरे को भी कंपेयर कर सकते हो। दूसरों को कंपेयर करोगे तो अभी वही आंसर आने वाला है। देखो 6+x इक्वल टू क्या करोगे, 9 कर दो। मतलब ये जो x है वो यहाँ पे रहेगा, 9 - 6 सामने जाने पे तो आंसर आ जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यानी कि आपके पास जो मैन थे ना वो 3 होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वुमेन 7 थी और आदमी जो है वो 3 होंगे। ठीक है, कितने आदमी थे, तो 3 थे। हो गया, काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सी में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। दैट इज अ 3 कॉइन इन द बास्केट। ओके, एक बास्केट में क्या है, 3 कॉइन है और उस 3 कॉइन के अंदर फर्स्ट कॉइन के बारे में देखो क्या बोला, द फर्स्ट कॉइन देयर इज बोथ साइड हैड। ओके, मतलब फर्स्ट कॉइन कैसा है, जिसके बोथ साइड जो है वो हैड है, बोथ साइड हैड। फिर सेकेंड कॉइन के बारे में बोला है, तो सेकेंड कॉइन क्या है, सेकेंड कॉइन के बारे में, तो सेकेंड कॉइन जो है ना वो अनबायस्ड है। मतलब कि जो नॉर्मल सिक्का आता है ना आपका, जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ कॉइन, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, उस टाइप का। ठीक है, तो वो जो है वो अनबायस्ड है। ओके, हो गया। अब तीसरे कॉइन के बारे में बोला गया है कि थर्ड कॉइन क्या बोल रहा है। तो थर्ड कॉइन जो है वो क्या कहता है, तो थर्ड कॉइन जो है उसके दोनों तरफ क्या है, टेल है, दोनों तरफ टेल है। तो यहां पे लिखेंगे बोथ साइड टेल। अब देखो इस टाइप के आपके पास 3 कॉइन है एक बास्केट के अंदर, ऐसे कुछ कॉइन है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 1 कॉइन इज सिलेक्टेड रैंडमली। ओके, तो पहले इसका आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपके पास एक बास्केट के अंदर 3 कॉइन है, उसमें से एक कॉइन रैंडमली सिलेक्ट करना। तो यहां पर क्या लिखोगे, आप पहले लिखोगे यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 coin. Okay, probability of selecting 1 coin from basket। यानी बास्केट से एक कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिसका मैंने येलो किया ना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 कॉइन फ्रॉम बास्केट। तो देखो बास्केट के अंदर 3 कॉइन थे और उसमें से आपको एक ही कॉइन निकालना है।
तो हर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, दूसरे कॉइन की भी 1/3, तीसरे कॉइन की भी 1/3, सभी कॉइन की 1/3 हो गई। ओके, फिर आपको यहां पर क्या लिखा है, वो कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद एंड टॉस इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन टॉप। यानी अगर वो कॉइन सिलेक्ट करने के बाद, यानी बास्केट में से कॉइन सिलेक्ट करने के बाद अगर उसको हम टॉस करेंगे ना, तो उस पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो देखो पहले तो यहां पर ये देखो कि इसमें टेल आने की क्या कोई चांसेस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। देखते, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहां पर क्या हो सकता है। अब सोचो कि दोनों तरफ अगर हेड हो तो टेल कैसे आएगा, टेल आ सकता है, अगर कॉइन के ऊपर दोनों तरफ हेड ही है तो टेल कैसे आएगा, तो नहीं आएगा ना, तो यहां पर क्या कर दोगे 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी अगर अनबायस कॉइन है, जैसे कि एक तरफ टेल और एक तरफ हेड होगा, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ होगा ना, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टेल की क्या हो जाएगी 1/2 और हेड की भी 1/2 हो जाएगी, आधी आधी। और यहाँ पर दोनों साइड टेल है तो सिक्का कैसे भी उछलेगा, ठीक है, वो टेल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टेल की प्रोबेबिलिटी का 1, मतलब P ऑफ T जो है वो यहाँ पर भी टेल होगा, यहाँ पर भी टेल होगा और यहाँ पर भी टेल ही होगा। अब आपको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो देखो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो देखो पहले तो 1/3 1/3 3 बार लिख दो, क्योंकि हमारे पास 3 कॉइन है ना, 3 कॉइन हो, हमें थोड़ी पता है कौन सा कॉइन सिलेक्ट होगा, कोई भी कॉइन सिलेक्ट हो सकता है। तो अगर फर्स्ट कॉइन सिलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। अगर सेकेंड कॉइन सिलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है, टेल आने की। और अगर तीसरा कॉइन सिलेक्ट हुआ तो उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/1 है डायरेक्ट। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 1/6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 1/3। मतलब आपका अगर एलसीएम देखे तो यहाँ पर 6 होगा और 3 2 6 होता है, मतलब यहाँ पर 1 + 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर फाइनल आंसर होगा 3/6, मतलब 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एक बार रिपीट करना क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा, ठीक है, रिपीटेड हर बार 1-2 साल में पूछ लेते हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये अपना, 3 मार्क्स के लिए पूछा था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 53 संडे इन अ लीप ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि लीप ईयर के अंदर इतने संडे चाहिए, ठीक है, इतने मंडे चाहिए, इतने ट्यूसडे चाहिए, तो देखो यहाँ पर करना क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 होते हैं, ओके। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखो एक चीज़ के बारे में यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, पूरे साल में 52 वीक होते हैं, ठीक है। पूरे साल में अगर आप कंसीडर करो तो 52 वीक तो होते ही है, मतलब 52 वीक का 52 संडे तो आ ही गया, हमें 53वां संडे चाहिए। अब 52 वीक तो हर साल में होते, तो हर साल में 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, ये तो सब होने ही वाला है, ठीक है। मतलब 52 तो कॉमन है, 52 वीक तो कॉमन ही है। 52 वीक के हिसाब से अगर 7 डेज कैलकुलेट करें, 52 वीक के हिसाब से अगर 7 डेज कैलकुलेट करते हैं तो 364 डेज तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं 52 वीक में ही।
तो हमारे पास जो 2 डेज जो बचते हैं ना, जो 2 दिन बच जाते हैं, उसकी चिंता करनी कि वो 2 दिन में कौन सा डेज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग 2 डेज आपके पास बच गए ना, 2 डेज, वो आपका यू हो जाएगा। कैसे? तो देखो, उसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये 2 डेज जो है ना उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप या तो लिखोगे यहाँ पर संडे हो सकता है या तो मंडे हो सकता है। ठीक है, या तो मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है, थर्सडे या तो फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे या तो सैटरडे हो सकता है, सैटरडे या तो संडे हो सकता है। यानी आपके पास इतने ऑप्शन है, यानी आपका जो एन है वो या तो 7 होगा यहां पर। और आपको अभी चाहिए इवेंट ए। ठीक है, 53 संडे। अब 53वां जो संडे चाहिए वो आपको कैसे कब मिल सकता है, तो वो उसके चांसेस कितने। तो देखो यहां पर संडे कब कब आ रहा है वो देखो। तो एक तो देखो यहां पर संडे मंडे आ रहा है, ओके, और यहां पर सैटरडे संडे आ रहा है। यानी 7 दिन के अंदर ये जो 7 इवेंट बने ना, 7 इवेंट, उसके अंदर आपको ये ढूंढना है कि संडे कितनी बार आ रहा है। तो एक तो पहले इवेंट में संडे मंडे आ सकता है या तो सैटरडे संडे आ सकता है। ये 2 बार ही चांसेस है, मतलब यहां पर आपका पी ऑफ ए जो है वो m/n हो गया और यहां पर 2/7 हो गया। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया। आप देखो यहाँ पर आपका ग्राफ वाला टॉपिक बाकी रह जाता है, जो लास्ट टॉपिक है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं और एक पेपर सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, देखते रहिए। गुड बाय।